लोकसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल जुट गए हैं। बीजेपी ने इस बार 400 पार का नारा दिया है, जिसे पूरा करने के लिए बीजेपी कांग्रेस के नेताओं पर डोरे डाल रही है। ऐसे में कांग्रेस कितनी सतर्क है, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं डाल मत डोरे। चुनावी तैयारी और राजनीतिक वॉर, बीजेपी डाल रही है कांग्रेस पर डोरे। चिन्हित कर करार ही पार्टी ज्वाइन, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का आरोप। पुलिस और प्रशासन से बना रही दबाव, बीजेपी का पलटवार। कहा, पटवारी ने स्वीकारा पार्टी में है भ्रष्टाचारी। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के कई नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में पार्टी छोड़ने वाले नेताओं पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने पार्टी छोड़ने वाले नेताओं को विलेन बताया। साथ ही जीतू पटवारी ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी चिन्हित कर हमारे उन कार्यकर्ताओं को अपनी पार्टी ज्वाइन करा रही है जो अपने छोटे छोटे व्यवसाय में लगे हैं। वे चिन्हित करते हैं कि किस व्यक्ति को पद की लालसा है, किस व्यक्ति का प्रेशर चल रहा है, किस कांग्रेस नेता की बसें चल रही हैं, किस नेता के अवैध धंधे हैं, किन किन लोगों पर पुलिस और प्रशासन का प्रेशर बन सकता है। उन्हें चिन्हित कर बीजेपी ज्वाइन करा रही है। सुनिए जीतू पटवारी ने क्या कुछ कहा। बीजेपी ने एक मूवमेंट चलाया है छोटे, उसमें वो चिन्हित करते हैं किस व्यक्ति को पद की लालसा है, वो चिन्हित करते हैं किस व्यक्ति का क्रेशर चल रहा है, किस नेता की बसें चल रही है, किस नेता के अवैध धंधे, किस पे पुलिस और प्रशासन का प्रेशर बन सकता है। ऐसे लोगों को चिन्हित करके बीजेपी ज्वाइन करा रहे हैं। पार्टी का छोटा कार्यकर्ता, उसको सम्मान देने की आवश्यकता है। और ऐसे अवैध धंधे करने वाले नेता अगर बीजेपी में जा भी रहे हैं तो उसकी, मैं मानता हूं हम सब सहमति से, कि इसकी ज्यादा चिंता भी नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग कभी वोट नहीं बढ़ा सकते हैं। हमारे से प्रतिष्ठा ली, हमसे पद लिया, हमारी टिकट लेके चुनाव लड़े, नाम कमाया, इस लायक बने कि उनकी लोग बात करें कि वो बीजेपी में जा रहे हैं तो उनका अखबार में आए। ऐसे लोग, अवसरवादी लोगों को अगर इस तरह की भावना है भी सही, तो इसकी चिंता का विषय मैं समझता हूं नहीं होनी चाहिए। फिर से मैं आप सबको बहुत धन्यवाद। वहीं पटवारी के बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रवक्ता मंजरी जैन ने कहा कि यह बात कहकर जीतू पटवारी जी ने यह स्वीकार कर लिया है कि उनके पार्टी में भ्रष्ट लोग हैं। बीजेपी सभी भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने का काम करेगी और जो लोग राष्ट्र के लिए काम करते हैं उनके लिए बीजेपी के दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं। सुनिए मंजरी जैन बीजेपी प्रवक्ता ने क्या कुछ कहा। देखिए, जीतू पटवारी जी वो नेता हैं जो खुद अनुशासनहीन हैं, जो ये कहते थे कि पार्टी गई तेल लेने, आज वो अनुशासन का पाठ पढ़ा रहे हैं। और उन्होंने ये स्वीकार कर लिया कहकर कि हमारी पार्टी के जो भ्रष्ट नेता हैं, जिनके अवैध धंधे चलते हैं, तो मतलब उन्होंने ये स्वीकार कर लिया कि उनकी पार्टी में भ्रष्ट नेता हैं और अवैध धंधे चलाने वाले नेता भी हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी सलाखों के पीछे भेजने का काम कर रही है। अब वो ये इल्जाम लगाते थे कि हमारे नेताओं के ऊपर ईडी का छापा पड़ रहा है, आयकर के संबंध आ रहे हैं, तो वो उन्होंने कहीं ना कहीं ये स्वीकार कर लिया कि हमारी पार्टी के अंदर भ्रष्ट नेता है। भारतीय जनता पार्टी उनको सलाखों के पीछे ले जाने का काम करेगी, लेकिन जो राष्ट्र के लिए काम करना चाहता है और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़कर काम करना चाहता है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है। लेकिन ये सत्य है कि एक एक भ्रष्टाचारी को सलाखों के पीछे भेजने का काम मोदी सरकार कर रही है और मोदी जी अपने वचन के प्रति प्रतिबद्ध हैं। क्या इस बयान से कार्यकर्ताओं का मनोबल नहीं गिरेगा? बिल्कुल, देखिए, इस तरीके से जब उनके प्रदेश अध्यक्ष, नेतृत्वकर्ता इस तरीके के बयानबाजी करते हैं तो निश्चित तौर पर आज जो कांग्रेस के अंदर भगदड़ मची हुई है, जो पतझड़ का मौसम चल रहा है, इसी के कारण आज आपने जनता के लिए काम नहीं किया, आज आपने कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम नहीं किया, उनके मनोबल को बढ़ाने का काम नहीं किया, इसलिए आज जो कांग्रेस है वो गर्त में जा चुकी है। चुनावी तैयारियों के बीच बीजेपी और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है। ऐसे में पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी का बयान अपने आप में खुद उलझा हुआ लगता है, जिसमें कांग्रेस खुद फंसती नजर आ रही है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर कांग्रेस के लोग इस तरह के बयान क्यों देते हैं कि वे खुद फंस जाएं। दूसरी बात यह है कि इन बयानबाजियों के पीछे लोकसभा चुनाव है, तो लोकसभा चुनाव के लिए इनकी क्या क्या तैयारियां हैं। क्या नेता एक दूसरे पर डोरे डालेंगे
उनको अपनी पार्टी में मिलाने की प्रक्रिया तो जारी ही है, इसके साथ साथ अन्य क्या प्रक्रियाएं जारी हैं? जो जीतू पटवारी ने आरोप लगाया है बीजेपी पर, क्या उन आरोपों में कितनी सच्चाई है? आज इन्हीं सब सवालों के जवाब लेंगे और इसके लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। आशीष तिवारी, सह मीडिया प्रभारी बीजेपी, सिद्धार्थ सिंह राजावत, कांग्रेस प्रवक्ता, रमेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत हम करेंगे सिद्धार्थ सिंह राजावत, कांग्रेस प्रवक्ता, आपसे। सिद्धार्थ जी, सवाल यहां पर यह है कि जीतू पटवारी जी ने एक बात कह दी है कि कांग्रेस चिन्हित कर रही है ऐसे लोगों को, ऐसे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जिनकी बसें चल रही हैं, जिनके क्रेशर चल रहे हैं, जिनके अवैध धंधे हैं। तो क्या कांग्रेस ये मान रही है कि कांग्रेस में जो सदस्य हैं उनके अवैध धंधे भी हैं कुछ लोगों के? देवेंद्र जी, शायद आपको थोड़ा सा आपको फ्लैशबैक में जाना चाहिए। जी जी। जिस समय पे 2018 में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी थी और उस समय पे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे, तो आपने देखा था व्यापक पैमाने पे हम लोगों ने माफियाओं के खिलाफ मुहिम चलाई थी और शुद्ध का युद्ध चलाया था। उसमें सबसे ज्यादा आपने माफियाओं के खिलाफ जब हमारी मुहिम चली थी तो आपने देखा था ग्वालियर के अंदर जो भूमाफिया थे, जो कांग्रेस से भी ताल्लुकात रखते थे, उनकी भी बिल्डिंगें तोड़ी थी। और आपको याद होगा कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने बोला था कि हम 1 रुपया भेजते हैं, वो 10 पैसा पहुंचता है। भ्रष्टाचार में इतना लिप्त है, तो हमको बोलने में कोई गुरेज नहीं है। अभी मंजरी जी को सुन रहा था, वो क्या उनके बयान क्या थे कि जो भारतीय जनता पार्टी में आके और नैतिकता की बात करने लगेगा और उसके लिए कार्य करने लगेगा, उसके लिए दरवाजे खुले हैं। तो ऐसा भारतीय जनता पार्टी का कौन सा वॉशिंग पाउडर है जिसमें धुलने के बाद कांग्रेस में भ्रष्टाचार ही है और वहां जाके एकदम पाक साफ हो जाता है? या फिर वहां पे जाकर बैठ के भ्रष्टाचार करे तो उस पर कोई भी उंगली नहीं उठेगी। आपने देखा निकाय चुनाव के अंदर किस प्रकार से पुलिस पैसा प्रशासन की दम पे हमारे जीते हुए कैंडिडेटों को, किस प्रकार से कलेक्टर ने हारे हुए कैंडिडेट को जी आपने देखा किस प्रकार से चिट्ठी दे दी गई थी, सर्टिफिकेट दे दिए गए थे। तो ये बात कहीं ना कहीं हम लोग स्वीकारने को तैयार हैं, कांग्रेस पार्टी स्वीकारने को तैयार है कि अगर जो भी कांग्रेस में रह के गलत काम कर जो उसके ऊपर ही पुलिस प्रशासन का भारी दबाव बनाएगी, इसके दबाव में हम तो इस बात रखते हैं। और कांग्रेस पार्टी आदमी रहेगा जो गांधी विचारधारा से अंतिम तक लड़ाई लड़ेगा जी, और विचारों की लड़ाई 138 साल, यानी कि जो है उसे स्वीकार करने में कांग्रेस को कोई गुरेज नहीं है। हम कुछ छिपाते नहीं है, कांग्रेस कुछ छिपाती नहीं है, जो सही है उसको सामने रखती है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। आशीष तिवारी जी, सह मीडिया प्रभारी बीजेपी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कांग्रेस का यह लगातार आरोप है कि चिन्हित करके, दबाव बना करके बीजेपी ज्वाइन कराया जा रहा है। अगर ये बातें सत्य हैं तो दबाव बना करके वोट नहीं ले सकते। देखिए, कांग्रेस की आज प्रदेश के अंदर और मैं कहता हूं कि देश के अंदर अन्य राज्यों में भी क्या स्थिति हो गई है, ये आज छुपी हुई नहीं। और कांग्रेस गुटों में बटी हुई है। यही कारण है कि कांग्रेस के लोग कांग्रेस को छोड़ रहे हैं लगातार। आप देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर भी जब से जीतू पटवारी जी प्रदेश अध्यक्ष बने तब से लगातार कांग्रेस के अंदर भगदड़ मची हुई है। और मुझे ऐसा लगता है प्रत्येक दिन कुछ न कुछ कार्यकर्ता कांग्रेस से छोड़ के भारतीय जनता पार्टी या अन्य दलों में जा रहे हैं। तो कांग्रेस की स्थिति ये क्यों हो गई, इस पर चिंतन कांग्रेस को करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ जहां बात आप करते हैं कि हमारे यहाँ कौन सा वॉशिंग पाउडर है, तो मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी में आने वाले बहुत से लोग हैं, परंतु भारतीय जनता पार्टी में जो दूध में शक्कर की तरह घुलेगा, जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ रहेगा, जो भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल के साथ रहेगा, जो भारतीय जनता पार्टी की
विचारधारा को आगे बढ़ाएगा, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ देश के विकास में आगे बढ़ेगा, ऐसे लोग ही भारतीय जनता पार्टी में स्थापित हो पाते हैं और भारतीय जनता पार्टी में रह पाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है आने वाले लोग हैं, परंतु भारतीय जनता पार्टी में लगातार वही लोग रह पाते हैं लंबे समय तक जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर या हमारे केंद्रीय नेतृत्व से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेते हैं। तो ऐसे लोग निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी में अपनी जगह बनाते हैं और भारतीय जनता पार्टी में काम करते हैं। और यदि कोई भी राजनेता, चाहे वो कोई भी राजनेता हो, अधिकारी हो, कर्मचारी हो, जो भी भ्रष्टाचार करेगा, जो गलत काम करेगा, उस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित तौर पर कार्रवाई करेगी और उसे छोड़ेगी नहीं। चलिए, ठीक है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। रमेश शर्मा जी, हम आपके पास आना चाहते हैं। एक तरफ ये बातें हो रही हैं कि दबाव की राजनीति करके बीजेपी कांग्रेसियों को अपने खेमे में ला रही है। दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि जो हमारे विचारों से प्रभावित हो रहे हैं उनका स्वागत करने में क्या दिक्कत है। ये कांग्रेस के नेताओं का बीजेपी में जाना क्या दबाव की राजनीति है मध्य प्रदेश में, या फिर उनका जो मन है वो बदल चुका है, विचारधारा बदल गई है? क्या मानते हैं आप और हम क्या माने इसे? देखिए मोटे तौर पर एक बात समझ लीजिए, जब भी कभी कोई राजनीतिक दल ऊंचाई लेता है उसका आकर्षण बढ़ता है और लोग उसमें आते हैं। एक समय हुआ करता था कि लोग ज्यादातर कांग्रेस में ही जाया करते थे। पिछले कुछ दिनों से भारत में नंबर 1 का जो स्थान है वो कांग्रेस उससे थोड़ी नीचे आई है, भाजपा उसके ऊपर आ गई है। तो वो उसके इस समय भाजपा आकर्षण का केंद्र है, तो लोग भाजपा में जा रहे हैं। न केवल अलग अलग दलों के नेता जा रहे हैं बल्कि सदस्य संख्या भी भाजपा की बढ़ रही है। अब दूसरी बात आती है कि जो लोग जा रहे हैं वो कौन? आप अगर देख लें, ये जो 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक प्रकार के पद प्रतिष्ठा की जिनको लालसा होती है वो, और दूसरा व्यापारी वर्ग। ये हमेशा सत्तारूढ़ दल के साथ चलता है। जिन दिनों अंग्रेज भारत में थे, आप देख लीजिए भारत का हर बड़ा व्यापारी अंग्रेजों के कैंप में हुआ करता था। केवल एक व्यापारी उसमें ऐसे थे जिन्होंने कहीं ना कहीं कांग्रेस को अपना स्थान दिया हुआ था। बाकी सारे बड़े व्यापारी, छोटे व्यापारी अंग्रेजों के साथ थे। फिर चूंकि अंग्रेज चले गए, कांग्रेस आ गई, तो ज्यादातर व्यापारी फिर कांग्रेस के साथ आ गए। आप देख लीजिए 77 की सरकार में जब जनता पार्टी आई तो सारे व्यापारियों ने जनता पार्टी को समर्थन किया। तो मोटे तौर पर ये जो व्यापारी वर्ग है, खासतौर से मिडिल वर्ग और अपर वर्ग, ये हमेशा सरकार के साथ चलता है। और जिन प्रांतों में भाजपा और कांग्रेस दोनों सरकार में नहीं है, वहां व्यापारियों को देख लीजिए वो तीसरे दलों के साथ चल रहे हैं। तो इसमें अगर लोग आ रहे हैं तो इसमें कोई आश्चर्य व्यक्त नहीं किया जाना चाहिए। तो एक बात जो मैंने हमेशा हर डिबेट में आपके चैनल पर भी कही है, कांग्रेस चूंकि मास बेस्ड पार्टी रही है तो उसमें तमाम लोग कांग्रेस में रहे हैं और विभिन्न दलों में गए हैं, कांग्रेस को छोड़ के ही गए हैं। मुझे उदाहरण देने में भी कोई दिक्कत नहीं है। मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस में थे, सावरकर जी कांग्रेस में थे, डॉक्टर हेडगेवार कांग्रेस में थे। लोग कांग्रेस से छोड़ करके दूसरे दलों में गए हैं। मतभेद भी हुए हैं। एक बार तो मोतीलाल जी नेहरू ने अलग पार्टी बना ली थी। तो इसमें ये तो कांग्रेस में आवक जावक लगातार चलती रहती है, इसको अपन को आश्चर्यजनक नहीं लेना चाहिए, क्योंकि प्रकृति का नियम है, जो सबसे नीचे है वो सबसे ऊपर होगा और जो सबसे ऊपर है वो सबसे नीचे होगा। कांग्रेस लंबे समय तक सबसे ऊपर रही है, वो अगर नीचे जा रही है तो इसको प्रकृति का नियम है। और उस प्रकृति के नियम से भारतीय जनता पार्टी को भी सबक लेनी चाहिए। कहीं ना कहीं वो गलतियां ना करें जो कांग्रेस ने की थी, तो उनकी सदस्य संख्या बढ़ी रहेगी। तो लोग आ रहे हैं, भाजपा में ही आएंगे, इसमें कोई शक नहीं। जी, इसमें कोई शक नहीं कि लोग बीजेपी में जाएंगे। तो सिद्धार्थ सिंह राजावत जी, हम आपके पास आना चाहते हैं। जैसा कि अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय रमेश शर्मा जी ने ये बातें, इतिहास की बातें हमें बताई कि ये इतिहास है कि लोग जाते हैं, एक पद की लालसा वाले, जैसा कि जीतू पटवारी जी ने कहा, दूसरा व्यापारी वर्ग, वो जाएंगे ही जाएंगे, जहां सत्ता रहेगी वहां निकल जाएंगे। तो इसमें अब बीजेपी की दबाव वाली बात कहां से आ जाती है? ये तो इतिहास। देवेंद्र जी, पहले तो मैं आज रमेश शर्मा जी को धन्यवाद बोलूंगा कि आज उन्होंने बड़ा संतुलन बना के बात करी है, और उनको इस बात को मैं अप्रिशिएट करूंगा कि उन्होंने जो सत्य बोला है, इस बात को बिल्कुल भी रमेश शर्मा जी हमेशा सत्य बोलते हैं, किसी एक तरफ से नहीं बोलते। हमारे डिबेट में जब भी इन्होंने बोला है बहुत ही संतुलित बातें की हैं,
और सही बातें की हैं, भले ही किसी पार्टी को मिर्ची लग जाए, ये अलग बात है, लेकिन सत्य यही मैं देवेंद्र जी आप मत बताइए, मैं पहली बार नहीं बैठा हूं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं जी, इसीलिए मैं उनको मतलब उनकी बात की अप्रिशिएट कर रहा हूं। आप आगे सुनिएगा जी। अभी पहले तो आशीष तिवारी जी एक बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि देश के अंदर बड़ा पलायन हो रहा है और बड़ी बातें हो रही हैं, पार्टियां छोड़ रही हैं और कांग्रेस की फजीती हो रही है, कांग्रेस खत्म हो रही है। और आपके तो राष्ट्रीय जो नेता थे वो भी बोलते थे कि कांग्रेस मुक्त भारत करने जा रहे हैं, खुद कांग्रेस युक्त होते चले जा रहे हैं। तो मैं उनकी थोड़ा सा जानकारी के लिए उनको बता दूं, जनरल नॉलेज के लिए, कि 28 राज्य 9 यूनियन टेरिटरी है और उसमें पूरे 28 राज्य और 9 यूनियन टेरिटरी में हमारा एक अखंड मतलब जो भारत है, हिंदुस्तान है, वो पूरा है। और उसमें आज भी आपकी सिर्फ 5 या 6 जगह 5 राज्यों में चुनी हुई सरकारें हैं, वहां पे भी आपकी धन बल के पुलिस, पैसा, प्रशासन, ईडी, प्राइवेट आपकी जितनी एजेंसियां उनको लगाने के बाद आप सरकार बना पाए हैं। उसके बावजूद आप 32 दलों के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी मात्र 28 दलों के साथ इंडिया का गठबंधन करके चल रही है। और उसके बावजूद अगर आप मत प्रतिशत उठाएंगे तो इंडिया गठबंधन का मत प्रतिशत आज भी भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा है। इसलिए घमंड मत करें, घमंड रावण का भी नहीं चला था। और जैसा कि अभी आदरणीय रमेश शर्मा जी ने बोला कि ये पूरा इकोसिस्टम है, जो आज जो नीचे वो कल ऊपर आएगा, जो ऊपर है वो नीचे आएगा। हमने 80 से 82 के में आपकी 2 सीटों की भी हालत देखी थी और ये वही कांग्रेस थी और यही वही सत्ता में थी जिसने हमेशा विपक्ष को मजबूत रखा। और हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते थे कि जब तक विपक्ष मजबूत नहीं होगा हमारे सामने, तब तक हमारी खामियां और हमारी कमजोरियां और हमारी गलतियां कौन उंगली उठाएगा। तो हमेशा अटल जी को, आडवाणी जी को और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, उनको कश्मीर का उनको वो बना के भेजा था और हमेशा विपक्ष में राज्यसभा से भेज के और अपना विपक्ष मजबूत रखा था। आज भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, विपक्ष को ही खत्म कर रही है। तो कम से कम एक उंगली अगर आप उठा रहे हैं तो 3 उंगली आपकी तरफ भी उठेंगी श्रीमान। तो पहले आप ये देखिए कि इतिहास क्या था और अब आज की डेट में इतिहास क्या होता जा रहा है। जी, बहुत अच्छी बात, आज तो इतिहास से भरपूर बातें चल रही हैं, बहुत अच्छी बात आपने कही है। जवाब देंगे आशीष तिवारी जी, सह मीडिया प्रभारी बीजेपी। देखिए, मैंने अभी कांग्रेस में अपने भाई हैं उसकी बात सुनी और निश्चित तौर पर लोकतंत्र में विपक्ष की अपनी भूमिका होती है, परंतु विपक्ष को अपना जो मत है, अपना जो वोट बैंक है उसे बना के रखना चाहिए था और ये तभी बनेगा जब वो जनता के बीच में काम करेंगे। और आज देश के अंदर जो परिस्थितियां निर्मित हुई हैं उनमें आज कांग्रेस को जनता ने नकार दिया है और जनता, और आज आप ये भी देखेंगे कि जो लोग इंडिया गठबंधन के साथ में हैं और उनको भी आज जनता नकार रही है। तो ये परिस्थितियां जो निर्मित हुई हैं ये वास्तव में इनके काम ना करने के कारण हुई है। यदि ये काम कर रहे होते तो निश्चित तौर पे पक्ष में बैठते और विपक्ष होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में पक्ष विपक्ष नहीं होंगे तो लोकतंत्र कैसे चलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस को जनता के बीच में काम करना चाहिए और विपक्ष में अपने दायित्व का निर्वहन करना चाहिए। लोग 3 छोड़ के चले गए हैं। जी जी, आशीष जी बात पूरी कीजिए। जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। ये आपकी आवाज नहीं आ रही थी मुझे। जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए आशीष तिवारी जी। जी, मेरा बस यही कहना है कि लोकतंत्र में विपक्ष की जो भूमिका होती है उसको निर्वहन करने का काम कांग्रेस को करना चाहिए, जनता के बीच में काम करना चाहिए। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है तो भारतीय जनता पार्टी ये बात सत्य है कि हम 2 सीट मिले थे और आज यहाँ तक आए हैं, तो ये हमारी मेहनत है, हमारे कार्यकर्ता का भाव है और हम इस चुनाव में भी कार्यकर्ता के साथ उतरने वाले हैं। और हमारे नेताओं ने स्पष्ट रूप से कार्यकर्ताओं को संदेश भी दिया हुआ है कि हम कमल के फूल को ही प्रत्याशी मानकर जनता के बीच में काम करेंगे और जो भी प्रत्याशी होगा उसे साथ स्वीकार करते हुए भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेंगे। चलिए ठीक है, रमेश शर्मा जी हम आपके पास आना चाहेंगे। रमेश शर्मा जी, जैसा कि अभी ये सारी चीजें हो रही हैं, इस बातचीत में एक चीज निकल करके आई है कि कांग्रेस की ये हालत क्यों पतली होती जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है, अभी बीजेपी प्रवक्ता का कहना है कि इसलिए होती जा रही है कि ये लोग जनता के बीच काम नहीं कर पा रहे हैं। जनता के बीच काम नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि काम करने का मतलब यदि विपक्ष में है तो मुद्दे उठाने चाहिए, सही तरीके से मुद्दे नहीं उठा पा रहे हैं, या फिर कुछ और कारण हो सकता है आपके नजरिए से?
देखिए, स्वाभाविक रूप से कांग्रेस के लिए दो कारण हैं। एक समय हुआ करता था कि कांग्रेस का जो बौद्धिक वर्ग था, वो बौद्धिक वर्ग बहुत अद्भुत था। संसार की ऐसी कोई विषय नहीं था जिस पर कांग्रेस के लोग चिंतन ना करते हों। आप कल्पना करके देखिए, गांधी जी का जो राम राज्य है, गांधी जी का ग्राम स्वराज है, इसके अलावा पंडित मदन मोहन मालवीय जी का चिंतन देखिए, टंडन जी का चिंतन देखिए। एक लंबी श्रृंखला कांग्रेस की अपने मौलिक चिंतकों की रही है। राम राज्य की पहली कल्पना गांधी जी ने दी थी और किसी ने नहीं दी थी। तो अपने मौलिक चिंतकों की कांग्रेस के पास एक लंबी श्रृंखला रही। लेकिन समय के साथ क्या हुआ, कांग्रेस ने जो अपने विचारक थे, अपने चिंतक थे, उनका अपना मूल सिद्धांत था, कांग्रेस उससे पीछे हटी। कहीं ना कहीं मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि ये जो साम्यवादी विचारक थे, साम्यवादी दल भी वो है जो हमेशा सरकार के साथ रहता है। पहले वो अंग्रेजों के साथ थे। 1942 के आंदोलन का साम्यवादी दल ने विरोध किया था, उन्होंने अंग्रेजों का समर्थन किया था। अंग्रेज चले गए तो फिर वो कांग्रेस से झुक गए और धीरे धीरे कहीं से चल करके उन्होंने कांग्रेस का जो मूल था उसको किनारे किया और वो उसमें हावी हो गए। तो जिसके कारण सेकुलरिज्म आया। ये जो छद्म सेकुलरिज्म है, वो छद्म सेकुलरिज्म आया, या तो फिर टोटल सेकुलरिज्म आ जाता है। हमको कहीं कोई हस्तक्षेप नहीं करना। अगर मस्जिद में, चर्च में हस्तक्षेप नहीं करना तो मंदिर में भी हस्तक्षेप नहीं करना। मंदिर में तो कलेक्टर का हस्तक्षेप रहता है, चर्च में और मस्जिद में नहीं रहता। तो ये जो कहीं ना कहीं छद्म सेकुलरिज्म आया, जिसके कारण कांग्रेस का वोट का परसेंटेज लोगों का उसमें गिरावट आई। दूसरी कांग्रेस ने एक और बातचीत की, उन्होंने हमेशा अपनी बात कहने के बजाय, अपने नारे कहने के बजाय आलोचना पर, दूसरे की आलोचना पर। मैं एक उदाहरण दूंगा। एक वक्त अगर कहा कि 100 दिन में हम महंगाई कम करेंगे, तो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस को कितनी सीटें मिली। ये जो कांग्रेस पहले मौलिक नारे दिया करती थी, इंदिरा जी को लाओ और देश बचाओ, तो कुल मिलाकर के, या किसानों का आंदोलन, तो वो जो मूल मंत्र जो था उसके बजाय अब दूसरों की आलोचना करते हैं। एक प्रश्न मैं आपसे देवेंद्र जी करना चाहता हूं और हमारे दोनों प्रवक्ताओं से। कोई व्यक्ति है, व्यक्तिगत बातचीत में किसी तेसरी की अगर रोज आके आलोचना करेगा कि देवेंद्र जी खराब है, देवेंद्र जी खराब है, देवेंद्र जी खराब है, तो कितने दिन तक आदमी सुनेगा? वो सोचेगा अरे यार, इसके पास तो एक ही रामायण है। व्यक्ति नकारात्मक बातों को एकाध बार सुनता है, पसंद नहीं करता। अगर लगातार आप केवल व्यक्ति छवि भंग करने की छवि पर आएंगे तो स्वाभाविक रूप से आपकी छवि खराब होगी। लोग व्यक्तिगत जिंदगी में पसंद नहीं करते। कांग्रेस को ओरिजिनल नारे पर आना चाहिए, ओरिजिनल विषय पर आना चाहिए, जनहित के मुद्दे पर आना चाहिए और जनहित का कोई मुद्दा उठाना चाहिए और उस मुद्दे को स्थापित करना चाहिए। तो उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस का पुनर्स्थिति होने की। और एक बात मैं कह करके देवेंद्र जी, बात जैसा कि मैंने पहले कहा है, प्रकृति का एक अपना नियम है। 2024 का चुनाव छोड़ दीजिए, 2024 में क्या रिजल्ट आएगा सबको अनुमान है। लेकिन फिर भी कांग्रेस को अपने मूल चिंतन पर परिवर्तन करके, जो उनका मूल सिद्धांत था, जो गांधी जी वाला सिद्धांत था, गांधी जी का नाम तो लेते हैं लेकिन गांधी की किसी एक सिद्धांत पर नहीं चल रहे, तो हमको उस सिद्धांत पर लौट के आना पड़ेगा। तब कांग्रेस रिहेबिटेट दोबारा करेगी। कांग्रेस को अगले चुनाव की तैयारी रख लेनी चाहिए, 28-29 वाले चुनाव की। 2024 में क्या होगा वो सब जानते हैं। तो कुल मिलाकर के मौलिक राजनीति, सत्य की राजनीति, आलोचनात्मक राजनीति, इससे कांग्रेस को बचना चाहिए। बिल्कुल। तो आलोचनात्मक राजनीति के दुष्परिणाम बता रहे थे हमारे वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए, क्योंकि अब हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है कि और इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। तो एक तरह से आरोप और प्रत्यारोप लगते रहेंगे, लगते हैं, लेकिन वास्तव में कांग्रेस की जो स्थिति है और बीजेपी की जो स्थिति है उसका सही आकलन आज इस डिबेट में हुआ है। और हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय रमेश शर्मा जी ने यह साफ बातें कर दी हैं कि वास्तव में अगर सिर्फ आलोचना के लिए आलोचना होती है तो वास्तव में आदमी ऊब जाता है। आप सही चीज स्थापित कीजिए, उस पर जनता के बीच उन मुद्दों को ले जाइए, स्थापित कीजिए और ऐसा लगे कि हाँ आप सही कह रहे हैं, तब जाकर के आप आगे बढ़ पाएंगे। यानी कि कांग्रेस को अपने मूल चिंतन में वापस आना ही पड़ेगा। सिर्फ आलोचनात्मक चिंतन करने से और आलोचनात्मक कार्य करने से काम नहीं बनता। अब इस पर कितना अमल कर पाती है कांग्रेस, ये तो देखने वाली बात है।
फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।